Hello and welcome to my YouTube channel New Foundation Classes. Today we have to go through the chapter is called as Heredity in Evolution, which is very important topic in class 10th, and it is also very important for NEET and other examination, and go further in other classes like 11th 12th and BSc MSc so on. बट ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी टॉपिक है क्योंकि ये एक पूरी स्टडी है, ठीक है। ये कोई टॉपिक नहीं, पूरी स्टडी है, बट यहाँ से ये शुरुआत आप कर रहे हैं, इसलिए आपको इसे अच्छे से समझना होगा और इसको अपने दिमाग में सेट करना होगा, ठीक है। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें, जैसे हेरिडिटी है क्या, व्हाट इज़ हेरिडिटी। तो देखिए, सबसे पहले हम हेरिडिटी को समझते हैं इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about the factors involved in transferring the characters to the from the parents to their offspring का मतलब ये हुआ कि जनरेशंस, नेक्स्ट जनरेशंस, ठीक है। यानी अपनी जनरेशन, ये बहुत अच्छा एक टॉपिक है हेरिडिटी, जिसका मतलब है कि ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ट्रांसफरिंग द कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। यानी हेरिडिटी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एवोल्यूशन क्या है, इससे द ब्रांच ऑफ साइंस, ये भी साइंस की ब्रांच है, ऑफ साइंस इन विच we study about the developmental stages of living organism and try to find the process by which present form of species is occupied, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। कैसे, देखिए, एक तो हेरिडिटी जिसमें ये ब्रांच ऑफ साइंस है, जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि किस तरह से पेरेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है। जबकि एवोल्यूशन क्या है, एवोल्यूशन एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि किस स्टेज से होते हुए जो है कौन कौन सी स्टेजेस आई, किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या क्या थी, और वो आज की जो प्रेजेंट उसकी फॉर्म है, जिस तरीके से हम लोग हैं वो कैसे बने, यहाँ तक कैसे पहुँचे, किस तरह से पहुँचे, ठीक है। हम लोग क्या, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एक डेवलपमेंटल स्टेज से, तो ऑर्गेनिज्म क्या, कोई भी थिंग है यार। जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल कैसा था, पहले कैसा था, खट 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 वाला छोटा सा मोबाइल होता था, उसमें ऐसे ऐसे बटन लगे होते थे, सिर्फ आप कॉलिंग कर सकते थे। फिर उसके बाद मैसेज आया, मैसेज मतलब एसएमएस का ज़माना आ गया। एसएमएस गया तो फिर आपने देखा कि उसमें धीरे से थोड़ा सा नेट वेट चलने लगा, मल्टीमीडिया। पहले मल्टीमीडिया है जिसमें जो है बात के साथ साथ गाना बजाना, म्यूज़िक वगैरह भी सुन सकते थे। उसके बाद क्या आया, उसके बाद इंटरनेट आया, उसमें जीपीएस सिस्टम आया, इंटरनेट आया। इंटरनेट के बाद धीरे धीरे ग्रोथ होते होते आज को स्मार्टफोन है, जो कि आधे से ज़्यादा क्या सारी पूरी तरीके से डिपेंडेंसी हमारी हो गई स्मार्टफोन्स पे, ठीक है। तो ये क्या, ये भी मोबाइल का एवोल्यूशन है ना, कि एक स्टेजेस आती गई और किस स्टेज में क्या फॉर्म चेंजेस आए, कौन से कुछ देखो, कुछ जो टेक्नोलॉजीज़ थी उनको एज इट इज़ आगे ले जाया गया। जैसे कॉलिंग तो करनी है, तो बेसिक
उसका करेक्टर है, उसी तरह से और भी चीज़ें जो है उनमें इम्प्रूवमेंट होती गई, कुछ को हटाया गया, कुछ को लाया गया, इस तरह से प्रेजेंट फॉर्म आपको देखने को मिलती है। अब सबसे पहले क्योंकि हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है तो हम पहले पढ़ेंगे हेरिडिटी के बारे में। ठीक है, हेरिडिटी क्या है कि पेरेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है उनको फ्यूचर जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र हो रही है इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए फ्यूचर में ट्रांसफ़र कैसे हो रही, देखो वी नो दैट प्रीवियसली हम लोगों को ये पता है कि हम लोगों के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, व्हीकल होते हैं। व्हीकल मतलब इस तरीके का एक वाहन मान लो जिसमें बैठकर कैरेक्टर्स क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, अपने कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करते हैं, उन्हें कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। ये मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता तो मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ। यू कैन क्लियरली सी दैट इट इज़ 2 AM, ऑलराइट, बट ठीक है यार, काम है, किसी भी समय किया जाएगा। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, यही कैरियर होते हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें, देखिए सब में क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है ये अलग अलग होती है, हर एक एनिमल, हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती हैं। लेकिन हम लोग ह्यूमन्स के अगर रिलेशन में बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 23 पेयर्स होते हैं। क्या होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पेयर्स में है लेकिन इनसे होती है गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये 23 एक तरफ जाते हैं, 23 एक तरफ जाते हैं। इस तरह से एक एक पेरेंट सेल होती है, उससे 2 जर्म सेल बन जाती हैं, इनको जर्म सेल्स कहते हैं, जर्म सेल्स, ठीक है। ये 2 जर्म सेल्स बन जाती हैं, इनको गैमेट्स भी बोलते हैं और इनको जर्म सेल्स भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए जर्म सेल्स हैं वो किस तरह से बनती हैं, कौन सा डिवीजन होता है, तो ये मियोसिस होता है। कौन सा होता है बच्चा, मियोसिस, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मियोसिस आ गया तो माइटोसिस भी जान लो। देखो जो जर्म सेल होती हैं वो मियोसिस के थ्रू बनती हैं, डिवीज़न से, जबकि जो बॉडी सेल्स होती हैं वो बनती हैं माइटोसिस से। किससे बनती है बच्चा, माइटोसिस, माइटोसिस से डिवीज़न होता है, ठीक है। इसमें अंतर क्या है, इसमें देखिए इसमें जो है वो हाफ हो जाते हैं, मतलब जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो आधे आधे पहुंच जाते हैं, आधे इसमें आधे इसमें। लेकिन मियोसिस में, माइटोसिस में क्या होता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दूसरी जो पेरेंट सेल है उससे डॉटर सेल में ट्रांसफर होते हैं, एग्जैक्ट नंबर इन 23 पेयर। जबकि यहाँ पे क्या 23 बट जाते हैं। क्लियर हुआ गैमेट फॉर्मेशन में। खैर ये तो आगे की बात है, फिलहाल हम लोग यहाँ समझते हैं। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, और ये दोनों मिलकर, देखो डीएनए का हमें पता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से। बेटा समझ लेना, थोड़ा रफ है मेरा डायग्रामेटिकली, मैं ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आई ट्राई टू कन्वे माई थाट्स या थिंग्स। तो देखो ये इस तरह से हिस्टोन लगे रहते हैं इसमें, ये हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। ये ऐसे समझ में आ रहा बच्चा, ये कुछ ऐसे हैं, देखो आपको मतलब समझना है मेन। तो ये जो एक डीएनए का हिस्सा और ये हिस्टोन, यही मिलकर बनाते हैं जीन। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे कैरेक्टर्स के लिए, ठीक है। जैसे हमें जीन मिले हुए हैं हमारे पेरेंट्स से, वैसे ही हमारे कैरेक्टर्स बनेंगे, ठीक है। लेकिन अकेले जीन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होते कैरेक्टर के लिए। आपको पता होना चाहिए कि जीन के साथ साथ हमारे जेनेटिक फैक्टर के साथ साथ हमारा एनवायरनमेंट भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है, कोई बच्चा है मान लीजिए, तो वो बच्चा क्या है कि उसे जीन तो अच्छे मिले अपने पेरेंट्स से, लेकिन वो मान लो बहुत इंटेलिजेंट है, डॉक्टर इंजीनियर, उसका पूरा खानदान डॉक्टर इंजीनियर रहा है, लेकिन उसको कहाँ भेज दिया गया, एक झुग्गी बस्ती में बचपन से ही वो रह रहा है। तो क्या होगा, क्या वो डॉक्टर बनने की संभावना उसकी कुछ कम हो जाएगी, राइट। क्योंकि उस पर इम्पैक्ट किसका पड़ जाएगा, एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट पड़ जाएगा, उसके आसपास के वातावरण का भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि सारी चीज़ें तो जीन्स जो है मैनेज नहीं करते हैं, कुछ एनवायरनमेंट का भी असर होता है। अब मान लीजिए एक झुग्गी बस्ती का बच्चा है, उसने जैसे ही जन्म लिया उसको कहाँ भेज दिया, उसको भेज दिया एक अच्छी बस्ती में, यानी एक अच्छे लोगों के बीच में रहने के लिए, जहाँ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS, टीचर्स बन रहे हैं। तो वहाँ पर वो क्या करेगा, वहाँ पर वो उसके चेंज हो जाएंगे, मतलब उसके जो जीन्स हैं उनका इम्पैक्ट थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, एनवायरमेंटल इफेक्ट उस पर हो सकता है, वो भी सक्सेसफुल हो जाए। तो इस तरह से ये जीन्स की बात हो गई, ठीक है। ज़रा होल्ड करिए, मैं पानी पी लूँ। ठीक है, तो जीन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कैरेक्टर्स के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि ये सब को आगे समझते हैं थोड़ा सा और।
अब जैसे कि हमें पता है कि एक ही पेरेंट्स की 4 संतानें हैं, 4 बच्चे हैं, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली द कॉपी ऑफ ईच अदर, या वो ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी होल कॉपी जो है कार्बन कॉपी अपने माता या पिता की हो, पेरेंट्स में से किसी की हो। क्या होता है कि क्योंकि ये जो है कैरेक्टर का ब्लेंड होता है, मतलब पेरेंट्स का मतलब मदर से और फादर से दोनों के मिक्सचर से जो है वो संतान होती है। तो संतान में जो भी कैरेक्टर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दोनों के मिक्स कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। साथ ही इन्वायरमेंट का भी इम्पैक्ट होता है, तो इस तरह से उनमें कुछ विभिन्नताएं पाई थी जिन्हें वेरिएशन कहते हैं। तो वेरिएशन को समझना जरूरी है। देखिए वेरिएशन क्या होते हैं, पहले तो देखो वेरिएशन का मतलब क्या था, प्रकार। तो हमें पता है कि हमारे अंदर वेरिएशन पाए जाते हैं जब हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने से क्या होता है कि वहाँ पर मदर एंड फादर दो ऑर्गेनिज्म मतलब दो मिलते हैं, दो प्रकार के कैरेक्टर मिलते हैं और फिर एक ब्लेंड तैयार होता है, ठीक है। वो ब्लेंड क्या होगा, उसमें कुछ तो मदर के कैरेक्टर होंगे, कुछ फादर के कैरेक्टर होंगे, और कुछ उस पर एनवायरनमेंट का भी प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से तीनों का मिलाकर जो जनरेशन होगी वो क्या होगी, थोड़ा सा उसमें अंतर होगा। लेकिन जब ये वेरिएशन कंटिन्यूसली बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं, ठीक है, तो उनमें जो नई जो स्पीशीज़ बन के आती है वो क्या होती है, पुरानी स्पीशीज़ से थोड़ा अलग, थोड़ी बेहतर होगी। समझ रहे हैं मेरी बात। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम लोग जो थे वो क्या थे, एप थे। एप बोले तो इसमें 3 आते हैं, गोरिल्ला जिसे हम लोग वनमानुष भी बोलते हैं, गिब्बन और ओरंगुटान। ये एक बंदर होता है, ठीक है। तो ये जो है एप की कैटेगरी के हैं। अब क्या हुआ, इनमें आपस में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते गए तो नई जनरेशन बनती गई, ठीक है। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि पहले जो था वो जावा मैन आया, मतलब आपको समझना है थोड़ा सा। फिर निएंडरथल मैन आया, निएंडरथैलिज्म जिसे बोलते हैं, अरे यार स्पेलिंग नहीं आ रही, ठीक है। इस तरह से ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। और फिर इस तरह से बढ़ते फिर पहले होमोसेपियंस आया, फिर होमोसेपियंस सेपियंस, ठीक है। तो हम सीधे होमोसेपियंस, तो ऐसे क्या हुआ, यहाँ से स्टार्टिंग हुई और यहाँ तक। तो ये क्या था, ये वेरिएशन होता गया, मतलब अंतर होता गया। और अंतर होते हम लोग इतना मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद इतना डेवलप हो गए कि मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स तो नहीं, 1000 ऑफ ईयर्स के बाद हम लोग यहाँ से यहाँ पहुँच गए। मतलब हैं हम लोग ये, लेकिन यहाँ से यहाँ पहुँच गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी अस्तित्व खत्म हो गया। आज भी गोरिल्ला, गिब्बन और ओरंगुटान पाए जाते हैं। हम इसे ऐसे समझते हैं कि जैसे एक व्यक्ति है ए, उसकी 3 संतानें ए बी सी, सॉरी ए है तो बी सी डी कर लो या एक्स वाई जेड कर लो, एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब देखिए एक्स को क्या किया गया, एक्स को भेज दिया गया, मान लीजिए वो रह रहा है लखनऊ में, तो उसको दिल्ली भेजा गया। इसको लखनऊ ही रखा गया, लखनऊ भी नहीं और छोटा शहर कर लो कोई, ठीक है। मान लो हम रखते हैं शाहजहाँपुर। और इसको कहाँ भेज दिया गया, इसको भेज दिया गया अमेरिका। तो क्या होगा, अब चलो जीन्स तो सब एक ही जैसे मिले हुए हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ समझाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो समझिएगा। तो क्या होगा, इसकी ये दिल्ली में रहने लगा, इसकी जनरेशन दिल्ली में जन्म लेने लगी और चलती चली गई। ये शाहजहाँपुर का शाहजहाँपुर में ही रहा, और ये क्या हुआ, अमेरिका में जाके बढ़ता चला गया। तो इसकी क्या 5-6 जनरेशन के बाद ये जो है बिल्कुल ये दिल्ली गलत आ गया, यहाँ पे दिल्ली की जगह पे चाइना कर लो, जिससे और क्लियर समझ में आएगा आपको, चाइना। अब क्या होगा, कई जनरेशन के बाद ये बिल्कुल चाइनीज़ हो जाएंगे, इन्हें पता ही लगेगा ही नहीं कि ये इंडियन थे कभी भी, ठीक है, या इनके पूर्वज इंडियन थे। इसी तरह से अमेरिका वाला क्या होगा, ये बिल्कुल अमेरिकन हो जाएगा कई जनरेशन के बाद, मतलब 8-10 जनरेशन के बाद पूरी तरीके से अमेरिकन, लुक में भी अमेरिकन, हाइट, पर्सनैलिटी, थिंकिंग सब में अमेरिकन। और ये शाहजहाँपुर वाला क्या रहेगा, इंडियन ही रह जाएगा। तो क्या हुआ कि ये इंडियन ही लुक रहेगा, इसका जो भी है इसके अंदर सारी चीज़ें इंडियन ही रहेंगी। तो क्या हुआ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से वेरिएशन जो है इन्वायरमेंट और जीन्स सबको मिलाकर किस तरह से जो वेरिएशन होते जाएंगे और आखिरी में जो बाद में जो होगी वो क्या होगी, अपने इनिशियल जो स्टेज थी उससे काफ़ी डिफरेंट होगी, ठीक है। जो समझ में ना आया कमेंट
करिएगा, मैं उसको फिर दोबारा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है बेटा। कोई ऐसा डाउट वाली बात मत रखना, आपको मेरी कोशिश है कि आपको बेस्ट वे में जो है चीज़ें कन्वे की जाए। अगर आपको लगे कि हाँ ये चीज़ में डाउट है, सर ने कैसे बताया मुझे समझ नहीं आ रहा, या क्यों बताया मुझे क्लियर नहीं है, तो आप फिर से बताएंगे, मैं आपको और एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। चलिए, तो मेरा समझाने का मकसद क्या है, मैं ये सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि वेरिएशंस क्या होती हैं। वेरिएशंस होते हैं जो कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू आते हैं, और ये हेल्पफुल हैं, इससे ही न्यू जनरेशन्स बनती हैं। जो गुड एबिलिटीज़ की होती हैं वो सरवाइव करती हैं, जो जिनमें गुड एडेप्टेशन की पावर होती है वही वेरिएशन। देखो वेरिएशन अच्छे भी होते हैं, बुरे भी हो सकते हैं ना भाई। बदलाव जो है वो अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। तो अगर अच्छे बदलाव हो रहे हैं तो वो एनवायरनमेंट में एडेप्टेशन के थ्रू वो सेटल हो जाएंगे। लेकिन अगर वो गलत बदलाव है, बुरे बदलाव है, तो वो सेटल नहीं हो पाएंगे। जैसे आपने देखा हो कभी कभी बच्चों का जन्म होता है तो उनमें डिफॉर्मेलिटी होती है, कहीं उसका सर बहुत बड़ा होता है, कहीं उसके कहते गणेश जी पैदा हो गए, उसके नाक लंबी होती है, लेकिन वो बच्चे ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उनका एडेप्टेशन जो है, उनमें जो वेरिएशन आया है वो एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग नहीं है, ठीक है। उनमें एडेप्टेशन के रिगार्डिंग नहीं है, इसलिए वो क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो वेरिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आगे नई जनरेशन, नई जो प्रजातियां हैं, नई स्पीसीज़ को जन्म देने में हेल्पफुल हैं, ठीक है। अब बात करेंगे क्या सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में ही वेरिएशन होता है? नहीं, एसेक्सुअल में भी होता है, एसेक्सुअल में भी होता है, लेकिन बहुत स्मॉल, बहुत ही स्मॉल। हम उसको मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, जैसे हम अपने घर में बच्चे देखेंगे, किसी के घर में जाएंगे तो क्लियरली पता चल जाएगी चिंटू मिंटू टिंटू है ना, या चुन्नू मुन्नू टुन्नू है, ये सब क्लियर पता चलते हैं ना। ऐसा थोड़ी ना होता कि लेंस लगा के उसको देखना पड़ रहा है कि कौन क्या है। लेकिन आप एसेक्सुअली जो प्रोड्यूस होंगे, जैसे गन्ने का पेड़, आप गन्ने के खेत में चले गए तो सब एक जैसे ही लगेंगे गन्ने। हम 2 गन्ने उखाड़ के लाएं, आपसे क्या अंतर बताओ, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ जाएगा कि भाई इसमें पत्ते कितने हैं, इसकी वगैरह वगैरह। लेकिन एकदम देख के हम नहीं बता सकते कि इसमें अंतर ये है, या 10 गन्नों के बीच में आप एक गन्ना नहीं निकाल के ला सकते कि ये वाला गन्ना वो था जो मैंने आइडेंटिफाई किया था। वो तो सब एक ही जैसे लगने लगते हैं। लेकिन लोगों के बीच में, हज़ारों लोगों की भीड़ में आप पहचान लेंगे कि आपका बंदा कौन सा है। तो ये क्या है, वेरिएशन इसमें होते हैं, बट बहुत ही माइनर, बहुत ही छोटे वेरिएशन होते हैं, जबकि इसमें बहुत लार्ज स्केल पर वेरिएशन होता है। दूसरा वेरिएशन का फ़ायदा क्या है, एक चीज़ और समझें कि जैसे एक बैक्टीरिया है, वो टेम्परेचर को मतलब फेस कर रहा है, लगातार फेस कर रहा है, तो क्या होगा कि उसकी जो जनरेशन है उनमें बदलाव आते जाएंगे। हर स्टेज के बाद, हर एक जनरेशन के बाद उसमें बदलाव आते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि वो बैक्टीरिया टेम्परेचर के अगेंस्ट जो है वो इम्यूनिटी गेन कर लेगा, रेसिस्टेंस गेन कर लेगा। अब आप टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे भी तब भी वो बैक्टीरिया इनएक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि उसने अभी आपने कोरोना में सुना होगा कि कोविड की एक नई वेरिएंट आया जो क्या कर रहा है, अपने आप को उसने रेसिस्ट कर लिया, किसके अगेंस्ट, वैक्सीन के अगेंस्ट रेसिस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये किस वजह से, वेरिएशन की वजह से हुआ कि जैसे शुरुआत में जब कोरोना था उसने वैक्सीन को फेस किया, फिर फेस किया, तो क्या हुआ, वो अपने वेरिएशन लाता गया, चेंज लाता गया, बदलाव लाता गया। और जो अब फिर उसने कोई एक समय ऐसा है कि जो पुराना वेरिएंट था उससे जो नई स्पीशीज़ बनी कोरोना वायरस की, उसे नया वेरिएंट कहा गया, मतलब न्यू है, वो पुराने से बदल चुका है ड्यू टू वेरिएशंस। क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब ये वेरिएशन क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उसको समझेंगे। देखिए, अब ये वेरिएशन सेक्सुअली होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें कैरेक्टर्स का ब्लेंड होता है। अब कैरेक्टर्स का ब्लेंड क्यों होता है, यहाँ पे से कहानी ट्विस्ट लेती है, टर्न लेती है, जब एक हीरो उतरता है इस फील्ड में, और उस हीरो का नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल, बाय आउटस्टैंडिंग वर्क। इस बंदे ने जो वर्क किया वो आउटस्टैंडिंग था। देखो, ये थे एक फादर, एक चर्च के फादर, फादर ऑफ द चर्च, फादर, ठीक है। और इन्होंने चलो ऊपर से स्टार्ट करें, तो इसको इरेज कर देता हूँ, ऊपर वाला हिस्सा तब बताऊँगा। बच्चों जो समझ में ना आए प्लीज़ आप ज़रूर मुझे बताना। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर, स्पेलिंग में शायद थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो प्लीज़ माइंड मत करना बच्चों।
ग्रेगर जोहान, अगर गलत हो तो आप हमें सही करके बताया ना, ठीक है। मेंडल, ये चर्च के फादर थे, फादर होते हैं ना चर्च में। इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, जो किस पे किया, उसी सब चीज़ों को पता करने के लिए, वेरिएशन क्या है, क्यों आते हैं, वगैरह वगैरह। तो इन्होंने पी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम, ठीक है। इसको गार्डन पी भी कहते हैं, पी पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और उन्होंने कुछ चीज़ें पता लगाई जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो तरीके के एक्सपेरिमेंट किए, यानी क्रॉस किए। एक था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक था डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस, देखो मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल, और डाई का मतलब होता है दो, यानी डबल, ठीक है। इन्होंने इसमें क्या किया, सिंगल कैरेक्टर लिया, ठीक है, और इसमें क्या लिया, दो कैरेक्टर लिए। सिंगल कैरेक्टर कौन सा था, सिंगल कैरेक्टर उन्होंने लिया टॉलनेस, लंबाई को, प्लांट की लंबाई को, और यहाँ पे लिया कलर ऑफ सीड एंड साइज ऑफ सीड, ठीक है। तो देखो डबल डबल यहाँ पे ले रहा है, यहाँ पर सिंगल कैरेक्टरिस्टिक लिया उन्होंने, ठीक है। अच्छा, जो कैरेक्टर थे उन्हें इन्होंने एक टर्म दिया जो बोला जाता है, देखो यहाँ पे समझ लीजिए कुछ चीज़ें, देखिए फैक्टर, कैरेक्टर, एलील, ठीक है। ये तीन चीज़ें समझो पहले। देखो फैक्टर क्या था, इन्होंने जो ग्रेगर जॉन मेंडल की नज़र में जो फैक्टर था वो आज के समय में कहलाया जीन, ठीक है। कैरेक्टर, जो अब कैरेक्टर है, तब क्या था, तब इन्होंने उसको कहा ट्रेट्स। क्या कहा बेटा, ट्रेट्स। और एलील्स क्या है, पेयर ऑफ जीन्स, ठीक है, पेयर ऑफ जीन्स है एलिस, ठीक है। अब उन्होंने कहा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उन्होंने जो लॉ निकाला, यानी जिस वजह से उन्होंने किया है, जो जानना चाहा था, वो लॉ क्या कहलाया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहा, इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहा, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहा। देखिए एक बात समझिए कि इन्होंने जो है, जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो किसी को पता नहीं थे। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करते रहे, गार्डन पे फादर थे, शांत स्वभाव के थे, अपने गार्डन में लगे हुए हैं, ये काम कर रहे हैं उस पर। लेकिन जब ये डेथ हो गई तो कुछ साइंटिस्ट को इनके पेपर मिले और उसमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिले। उनका अरे ये तो एकदम आउटस्टैंडिंग वर्क है इनका। फिर उन्हें दुनिया के सामने लाया गया, उन पेपर्स को अलग अलग जर्नल्स के माध्यम से, और उसमें इन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। उन्होंने तो सिंपली लिख दिया, वो साइंटिस्ट तो थे नहीं, फादर थे सिंपल, लेकिन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रॉपर उनकी स्टडी की और फिर उससे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को और आगे ले गए और कुछ लॉज वगैरह बनाए, ठीक है, ठीक है। इसी वजह से उन्हें बाद में, मरने के बाद उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। किस सन में मिला ये आप लोग कमेंट में मुझे बताएं, ठीक है, किस ईयर में मिला मतलब, ठीक है। अच्छा, तो ये इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस क्या है पहले ये समझो। देखो डोमिनेंस का मतलब होता है कि दो अगर कैरेक्टर हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जनरली काले बाल होना एक कॉमन बात है, ब्राउन हेयर्स कम मिलते हैं, ठीक है, या काली आंखें होना कॉमन बात है, लेकिन ब्राउन आइज या ब्लू आइज मिलना कम बात है। तो ये क्या है, जो ज़्यादातर कैरेक्टर मिल रहे हैं वो डोमिनेंस है। डोमिनेंस का मतलब हुआ कि जैसे दो कैरेक्टर हैं, ठीक है, दो कैरेक्टर, एक है मान लीजिए एक है ब्राउन मदर और ब्लैक फादर, ओ सॉरी ब्लैक हेयर वाले फादर हैं, ठीक है। तो बच्चों में जो आएगा वो पहले ब्लैक ही बहुत ज़्यादा चांस है। तो जो अपने आप को कैरेक्टर जो है एक्सप्रेस कर लेगा
ईजिली, वो क्या कहलाएगा, डोमिनेंस, और दूसरा क्या कहलाएगा, रेसेसिव। ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, इन्हीं के एक्सपेरिमेंट में यही सब चीज़ें उन्होंने क्लियर की बहुत अच्छे से। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये बात समझ में आई, फैक्टर क्या कहलाए, जीन कहलाए, तब उन्होंने उन्हें फैक्टर कहा। उन्होंने कहा जो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर्स को, दूसरे ट्रेट्स को दूसरी जनरेशन में ले जाने के लिए, वो फैक्टर हैं। ठीक है, जिन्हें बाद में जीन नाम दिया गया। फिर कैरेक्टर्स तो आपको पता है, ट्रेट्स उन्होंने कहा, और एलील्स क्या है, पेयर ऑफ जीन्स हैं, ये भी बताऊंगा पेयर ऑफ जीन्स क्या है। अब हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। देखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने एक कैरेक्टर लिया, टॉलनेस। मैं यहाँ पे पहले उनके, ये जैसे प्लांट था, सपोज ये प्लांट है टॉल का। देखिए अब पूरा ध्यान आपका क्रॉस पे आना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें हम क्लियर कराएंगे, रिवीजन भी कराएंगे। ठीक है, देखिए ये हो गया, उन्होंने टॉल प्लांट लिया, और ये लिया, ये लिया शॉर्ट प्लांट। अब उन्होंने क्या किया, इन दोनों का कराया क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तो उन्होंने पाया कि जो पहली जनरेशन थी उसमें सारे प्लांट कैसे जा रहे हैं, टॉल जा रहे हैं। गिनती कुछ भी हो सकती है प्लांट्स की, लेकिन उन्होंने ये पाया कि सारे कैसे हैं, टॉल ही हैं भैया, शॉर्ट तो आया ही नहीं। ठीक है, शॉर्ट थे नहीं, ऑल प्लांट्स आर टॉल, आर टॉल। अब उन्होंने इसका किया क्रॉस पोलिनेशन, यानी टॉल का टॉल से, सॉरी सेल्फ पोलिनेशन। यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉस पोलिनेशन हुआ। क्रॉस पोलिनेशन समझते ही होंगे कि दूसरे प्लांट का किसी और प्लांट पे एंथर को ले जाना, पोलेंस के थ्रू पोलेंस को ले जाना और उससे फर्टिलाइजेशन कराना। ठीक है, इसको F1 जनरेशन कहा। क्या कहा, F1, यानी फर्स्ट फीलियल जनरेशन। क्या बेटा, फीलियल जनरेशन इसको कहा गया, F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक है, अब दूसरी जब इसे सेल्फ कराया गया, सेल्फ पोलिनेशन, बेटा सेल्फ पोलिनेशन में क्योंकि दोनों ही लंबे प्लांट थे तो सेल्फ पोलिनेशन करा दिया गया, मतलब सेम का सेम पर ही। ठीक है, तो सेल्फ पोलिनेशन यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन, जब उन्हें सेल्फ पोलिनेशन कराया तो उन्होंने पाया कि देख सकते हो, तो ये उन्होंने पाया कि जो फर्स्ट सेकेंड, इसे बोलेंगे F2, क्या बोलेंगे, F2, यानी सेकेंड फीलियल जनरेशन। ठीक है, सेकेंड फीलियल जनरेशन। देखिए उन्होंने क्या किया, पहले क्रॉस कराया, हाँ ये टॉल प्लांट है और शॉर्ट प्लांट, उन्होंने लिया टॉल प्लांट, कोई कैरेक्टर तो एक ही लेना था, तो उन्होंने टॉल लिया, और मतलब कैरेक्टर टॉलनेस ही है, अगर छोटा है तो वो शॉर्ट हो गया, लेकिन है तो लंबाई की ही बात, तो ये टॉल और ये स्टार्फ। ठीक है, इनके बीच में कराया क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में उन्होंने फर्स्ट फीलियल जनरेशन यानी F1 में उन्होंने पाया कि सारे प्लांट्स जो थे वो कैसे थे, टॉल थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। देखिए समझिएगा, पहली जो है वो क्रॉस, फिर उन्होंने सेल्फ कराया। जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो उन्होंने पाया, मतलब क्रॉस नहीं कराया, इस बार सेल्फ कराया, तो उन्होंने पाया कि भाई सारे प्लांट्स में जो रेशियो था वो टॉल और शॉर्ट का कितना था, 3:1 का रेशियो था। जबकि पहले वाले में क्या था, हाँ सारे के सारे थे लॉन्ग ही थे। ठीक है, तो इसमें 1:1 का रेशियो भी कह सकते हैं। देखिए अब बात समझेंगे, मतलब F2 में 1/1 का रेशियो तो नहीं, हाँ ये 3:1 का रेशियो होगा। अब देखिए एक दो टर्म और समझ लीजिए, फिनोटाइप, अभी चलो इसको आगे बताएंगे, अभी नहीं मज़ा आएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको समझते हैं कैसे, डायग्रामेटिकली। ये भी डायग्रामेटिकली था लेकिन उसे थोड़ा सा और कह सकते हैं डिफाइंड वे में समझेंगे। देखिए उन्होंने लिया टॉल प्लांट, तो आपको पता है कि टॉल प्लांट में जो होगा वो TT होगा। उन्होंने इसको जो है TT से मतलब हम अगर इसको देखेंगे तो TT, और शॉर्ट प्लांट में जो जीन होगा वो क्या होगा,
पेयर ऑफ जीन्स होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, पेयर ऑफ जीन्स। देखो पेयर ऑफ जीन्स क्या कहलाते हैं, एलील्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एलील्स। यानी जो जो कैरेक्टर हैं, जो भी कैरेक्टर होते हैं वो तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे जब उसके दोनों पेयर ऑफ जीन्स होंगे। मतलब अगर टी को हम अलग कर लें तो इसकी अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, ये बेकार है। ये तभी अपने को एक्सप्रेस करेगा जब इसका पेयर दूसरा भी मिलेगा। जैसे टॉलनेस है, तो टॉलनेस अगर हम ये चाहें कि ये टी अकेले अपने को कुछ दिखा ले तो नहीं दिखा सकता जब तक इसके साथ दूसरा टी नहीं होगा। ठीक है, तो एलील्स क्या है, पेयर ऑफ जीन्स फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर। पेयर ऑफ जीन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर। लिख देते हैं यहाँ पे एलील्स। कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ एलील्स, यानी पेयर ऑफ जीन्स responsible for a particular characteristics। बेटा अगर कहीं स्पेलिंग की प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं फ्लो में लिख रहा हूँ, थोड़ा बहुत गलती हो सकती है। अब देखिए ये एक सेल है, मान लो इसकी एक सेल। अब इससे क्या बनेगा, गैमेट्स बनेंगे टी। तो मैंने क्या बताया था, गैमेट में जो है वो सेट चेंज हो जाएगा, आधा इधर चला गया, इधर भी यही है, स्मॉल टी। अब इनमें कराया गया क्रॉस। तो देखिए तो जो पेरेंट सेल बनेगी वो कैसी, वो सॉरी डॉटर सेल बनेगी, उसमें जो कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स होगा वो ये होगा, कुछ ऐसा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम उसकी बात करें, अब देखिए एक चीज़ समझना, यहाँ पे सारे टॉल, यहाँ पे क्या थे, F1 ही है, F1 जनरेशन, तो यहाँ पे ऑल टॉल, ठीक है, सारे लंबे हैं। अब सारे लंबे हैं, एक चीज़ समझना है, यहाँ पे दो टर्म, फिनोटाइप जीनोटाइप और जीनोटाइप। देखो फिनोटाइप होता है जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड, कैरेक्टर का एक्सप्रेशन जो होता है, जैसे काले बाल जो हमें दिख रहा है, जो हम सामने से समझ महसूस कर रहे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ऐसे समझ लो कि फिनोटाइप क्या है, ये एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर को तुम देख सकते हैं ना, हमारे कंप्यूटर में जो भी चीज़ें या मोबाइल में जो भी चीज़ें, वो सब हार्डवेयर में जो हमें दिख रही है, लेकिन उसके पीछे जो काम कर रहा होता है, जो उस पूरे हार्डवेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आप सामने से मान लो एक पिक्चर देख रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये तो फिनोटाइप हो गया जो पिक्चर चल रही है, लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जो उसमें प्रोसेसर पड़ा हुआ है, यानी जीनोटाइप। ठीक है, तो जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक स्ट्रक्चर। फिनोटाइप क्या है, कैरेक्टर जो एक्सप्रेस होगा, और जेनोटाइप क्या है, उस कैरेक्टर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसका जीनोटाइप हो गया। जैसे हम अगर टॉल के लिए बात करें तो फिनोटाइप क्या होगा, इसके लिए फिनोटाइप है टॉलनेस, ठीक है, जबकि जीनोटाइप इसका ये है, ये जीनोटाइप है इसका टी। ठीक है, इसीलिए डार्फ के लिए जो फिनोटाइप है क्या, डार्फनेस है, लेकिन उसकी जो जीनोटाइप है वो स्मॉल टी है। ठीक है, तो इस तरह से ऑल प्लांट्स आर गेटिंग जो है वो कैसे हैं, सारे टॉल हैं। अब उन्होंने क्या किया, इस टॉल को सेल्फ पॉलिनेट कराया। तो सेल्फ पॉलिनेट में तो एक तरीके से वही जीन बन जाएंगे, मतलब जो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, सेम। अब देखिए टी, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन ये F2 जनरेशन या सेकेंड फेलियर जनरेशन। अब इन्होंने पाया कि यहाँ पे जो फिनोटाइपिक रेशियो था, यहाँ पे देखिए जीनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो 1:1 का था, मतलब सब समान थे, एक ही जैसे थे। लेकिन यहाँ पे आप देखो जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो कैसा है, देखिए जो फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक का मतलब क्या हुआ कि जो कैरेक्टर्स हैं, तो ये देखो ये तीनों टॉल होंगे,
और एक शॉर्ट होगा, तो 3:1 का रेशियो है फिनोटाइपिक। लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे, जीनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे तो जीनोटाइपिक रेशियो कैसा, देखो 1 जो है वो टी है, तो 1:2:1। बात समझ में आई। अब देखिए ये आप ये मत सोचना कि उन्होंने 3 प्लांट ले होंगे, 4 प्लांट ले होंगे, उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स के बीच में किया, मान लो 100 प्लांट है, तो उन्होंने पाया कि जो फिनोटाइपिक रेशियो सेकेंड पहले जनरेशन में 3:1, यानी 75 प्लांट्स जो हो गए वो कौन से हो गए, वो टॉल हो गए, और जो 25 प्लांट्स थे वो शॉर्ट हो गए। अगर फिनोटाइपिक रेशियो की अच्छे, अब ये देखिए ये कैसे पता लगा कि उनका जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से, वो बाद की जनरेशन में पता लगा, क्योंकि बाद के साइंटिस्ट ने पता लगाया, क्योंकि जब उन्होंने ये काम किया था तो उस समय जीन्स की खोज नहीं हुई थी, Nobody knows about genes, तभी उन्होंने उसको क्या नाम दिया था, उसको नाम दिया था उन्होंने फैक्टर्स। ठीक है, उन्होंने यही तो कहा था कि ट्रेट्स आर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन बाय फैक्टर्स। तो अब जब वो फैक्टर्स तो तब थे, लेकिन जब जीन्स की उत्पत्ति होगी, जीन्स के बारे में साइंटिस्ट को पता लगा कि हाँ जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो फिर उसे जीन नाम दे दिया गया। ठीक है, उसी फैक्टर को अब जीन कहा गया, और तब ये बातें क्लियर हुई। यानी मेंडल ने ये सब पता लगाया था, लेकिन उसके बाद जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया। क्लियर। कुछ निष्कर्ष निकले, निष्कर्ष ये निकले कि पहला निष्कर्ष जो निकला वो ये निकला कि जो जो कैरेक्टर टॉलनेस का है वो डोमिनेंस है। डोमिनेंस कैसे है कि डोमिनेंट है, सॉरी डोमिनेंट कैसे, क्योंकि जहाँ जहाँ देखो कैपिटल टी है वहाँ पर उसने छोटे वाले प्लांट को, यानी डार्क वाले के कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने ही नहीं दिया। ठीक है, तो पहला तो ये बात पॉइंट निकली कि जो टॉलनेस है वो क्या है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, जबकि जो शॉर्टनेस है वो एक क्या है, एक रेसेसिव कैरेक्टर है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। फिर दूसरे उसमें जाएंगे जनरेशन में, जब दूसरे जनरेशन में क्रॉस कराया तब ये कंडीशन निकल के आई 3:1 की। तो उन्होंने पाया कि हाँ ज़्यादातर प्लांट अभी भी टॉल हैं, लेकिन शॉर्ट के लिए भी अभी स्कोप है, शॉर्ट एक निकल के आया। फिर उन्होंने जो उसका जीनोटाइपिक देखा, तो जीनोटाइप उन्होंने पाया कि पहला वाला प्योर था, इसको प्योर कहेंगे, फिर ये ब्रेंड था, फिर ये प्योर था। तो उन्होंने जो फाइनली इससे ये बात पता लगाई कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो ब्लेंड होगा तब भी अपने को एक्सप्रेस करेगा, प्योर होगा तब भी डोमिनेंट ही एक्सप्रेस करेगा, लेकिन जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो तभी एक्सप्रेस होगा जब दोनों आइडेंटिकल जीन्स होंगे, यानी दोनों सेम जीन्स होंगे, दोनों ही रेसेसिव होंगे, तभी वो अपने को एक्सप्रेस कर पाएगा। उससे पहले अगर एक भी डोमिनेंट है तो वो अपने को फिर रेसेसिव वाला कभी भी शो नहीं कर पाएगा। यानी बोथ द पेयर्स ऑफ जीन्स इन अ एलील इज सेम, मतलब रेसेसिव, देन रेसेसिव कैरेक्टर कैन बी एक्सप्रेस इटसेल्फ। ठीक है, तभी वो अपने को एक्सप्रेस कर पाएगा, अदरवाइज एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस इसीलिए कहा गया, इससे पता लगा कि डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा अपने को एक्सप्रेस करेगा, फिर आगे की जनरेशंस में चांसेस है कि वो जो रेसेसिव कैरेक्टर वो अपने को एक्सप्रेस कर पाए, लेकिन वो भी कम कर पाएगा, जबकि डोमिनेंट हमेशा ज़्यादा रहेगा। जैसे आपने देखा कि कुछ चीज़ें जो जनरलाइज्ड फॉर्म में, जैसे काले बाल होना जनरलाइज्ड फॉर्म में है ना, सभी ये काले होते हैं, कहीं एक आध ब्राउन वाले भी मिल जाएंगे, या ज़्यादातर आंखें काली होती हैं अपने लोग इंडिया में, स्किन कलर जो है ज़्यादातर ब्रिटिश होता है। अब बहुत फेयर कलर है तो क्या है, वो रेसेसिव है, वो कम पाया जा रहा है, ठीक है ना, तो वो रेसेसिव कैरेक्टर हो गया, इसलिए इसको कहेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब ये कि सेग्रीगेट हो जाता है, मतलब फाइनली जो है वो शॉर्ट वाला फिर से आपको एक्सप्रेस हो गया, उसका सेग्रीगेशन हो गया, यानी अलगाव हो गया, अलग हो गया वो, और फिर से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। इस तरह से ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अंडरस्टैंड। तो ये हो गया फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, इसके बारे में भी आगे भी बात होगी, चर्चा होगी। इतने में जो आपको डाउट रहा हो, जो बात समझ में ना आई वो पूछिए, मैं आपको फिर इसको एक्सप्रेस करूँगा, इसको एक्सप्लेन करूँगा। और अभी हम लोग जब न्यूमेरिकल लगाएंगे, मीन्स इसमें से क्वेश्चंस जो करेंगे उसमें भी और बातें क्लियर होंगी। फिलहाल आपको इसमें कुछ रह गया हो, कुछ समझ में ना आया, कुछ डाउट हुआ हो तो मुझसे ज़रूर पूछें। और अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे कि और बच्चों को भी फ़ायदा हो पाए। और ये बिल्कुल क्लास में चलाऊंगा, कंटिन्यू चलाऊंगा। अगर आपका सपोर्ट मिला, आपने चीज़ों को आपको समझ में आई, मैं अपने बातों को कन्वे कर पाया अच्छे से, तो मैं फ्यूचर में भी और अच्छे से आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।